हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा ये वीडियो मध्य प्रदेश पीएससी प्री 2022 के क्वेश्चंस का सलूशन के लिए है। हमने प्लानिंग बनाई है कि जो है आपका 2020, 21, 22 इन तीनों ईयर के क्वेश्चंस का प्रॉपर सलूशन देंगे, एक डीपली एनालिसिस करके, ताकि इनसे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन अगर बने तो आपका 2023 के लिए उसमें आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एमपी जीके की भी क्लास लेके हम जल्दी आ रहे हैं, तो अगर एमपी जीके की भी आपको स्टडी करना है तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका था कि एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को क्या कहते हैं। तो यह आपका क्वेश्चन बायो का है। बायो और एनवायरनमेंट को मिला के लगभग आपके 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आपको बायो और एनवायरनमेंट को मिला के आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका किसका था? बायो को था। ये जॉइंट्स का था, ह्यूमन बॉडी में जॉइंट्स का क्वेश्चन है। तो इसको क्या कहते हैं? एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले पायोट को क्या कहते हैं? तो ये आपका सिनोवियल जॉइंट था। सिनोवियल जॉइंट। देखिए, मानव जो शरीर है इसमें मेनली आपके 3 प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप एक आपके रिवीजन के लिए अच्छा सा बन जाए। ठीक है, देखिए मेनली 3 प्रकार के आपके पास जॉइंट्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। पहला जॉइंट होता है इमूवेबल, यानी कि अचल जॉइंट। अचल, जहां कोई भी चीजें चल नहीं सकती, मतलब फिक्स्ड जॉइंट है तो वो जॉइंट फिक्स ही रहेगा। देन होता है स्लाइटली मूवेबल, यानी कि थोड़ा सा मूव होता है। ठीक है, और लास्ट होता है आपका थर्ड नंबर होता है फ्रीली मूवेबल, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा मूव कर सकता है। इसके अंदर मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ होता है। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैं लिखने की कोशिश नहीं करती। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इमूवेबल, ठीक है, इम इमूवेबल, ठीक है। अब यानी कि अचल ज्वाइंट, इसमें क्या क्या आता है एग्जाम्पल भी लिख लिए। जैसे आपके दांत हो गए, ठीक है, दांत के मध्य जो ज्वाइंट होता है वो आपका अचल ज्वाइंट होता है। खोपड़ी हो गई, ठीक है, खोपड़ी, ये ज्वाइंट्स हो गए आपके बिल्कुल नहीं हिलते। ठीक है, एक भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते। सेकेंड ज्वाइंट जो होगा आपका होता है स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली, ये मूवेबल है। ठीक है, इस ज्वाइंट में क्या होता है, हल्का सा ज्वाइंट को मूव करने की इजाजत मिलती है, यानी कि हल्का सा मूव कर सकता है। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका एग्जाम्पल होता है रिप्स या बैकबोन। आपकी जो रिप्स होती हैं उसमें हल्का सा मूवमेंट होता है, और बैकबोन, ठीक है, बैकबोन, इन हड्डियों में जो आपका मूवमेंट पाया जाएगा वो आपका पाया जाता है स्लाइटली मूवमेंट। थर्ड आपका होता है फ्रीली, थर्ड आपका क्या होता है? फ्रीली, फ्रीली मूवेबल। इसमें क्या होता है आपका मैक्सिमम जो होता है मूवमेंट अलाउ होता है। ठीक है, मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ होता है, मूवमेंट अलाउ होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका थर्ड नंबर है, इसी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो आपका सिनोवियल जॉइंट है ये आपका थर्ड का ही। अब सिनोवियल जॉइंट, आपका फ्रीली मूवमेंट जॉइंट जो होता है इसको सिनिवल जॉइंट क्यों बोलते हैं? तो एक प्रकार का देखिए फ्रीली मूवमेंट जो जॉइंट्स होते हैं वहां पास एक नाम का लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, वहां क्या पाया जाता है? सिनोवियल नाम का एक लिक्विड पाया जाता है, इसलिए इसको सिनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। देखिए फाइब्रस जॉइंट की अगर बात करेंगे तो देखिए इमूवल जॉइंट में, इमूवल जॉइंट को हम फाइब्रस जॉइंट भी बोलते हैं, जोड़ भी बोलते हैं। वो क्यों? क्योंकि इस इनके बीच में जो लिक्विड पाया जाता है वो एक फाइब्रस लिक्विड होता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए। कार्टिलेज जो होता है ये आपका थर्ड नंबर का जॉइंट जो होता है ये आपका स्लाइटली मूवमेंट में पाए जाते हैं। ये एक प्रकार के लिक्विड होते हैं, इसलिए इनको नाम भी दे दिया गया है जॉइंट्स में। ठीक है, अब देखिए मेनली इंपॉर्टेंट आपका जो होता है सिनोवियल जॉइंट, ये फ्रीली को जॉइंट को ही सिनोवियल जॉइंट बोलते हैं, और ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपके 5 प्रकार के जॉइंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आप लिख लीजिए, मैं बोले दे रहा हूँ, टाइम बहुत लग रहा है। देखिए 4 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो गई है। तो देखिए इसमें 5 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। पहला जॉइंट होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, सैडल जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, और पाइवोट जॉइंट होता है। तो ठीक है,
बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है वो आपकी शरीर की जो बड़ी हड्डियां होती हैं, शरीर की जो बड़ी हड्डियां होती हैं वहां ये ज्वाइंट पाया जाता है। जैसे कि आपका कंधा, आपका जो कंधा होता है ज्वाइंट्स होता है वहां पास आपका ये ज्वाइंट पर, कमर कमर पे भी पाया जाता है। आपको मैं भी डायग्राम की सहायता से भी दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो डायग्राम में ही देख लीजिए। देखिए, अब देखिए यहाँ पास आपको क्या दिखाया गया है, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट देखिए ये आप हो गया, यहाँ पास देखिए यहाँ पास ये ज्वाइंट्स हो गए, ठीक है। और ये आपका कंधा के पास ये ज्वाइंट जो पाया जाएगा कंधे के पास, ये वाला भी ज्वाइंट आपका सिनोवियल ज्वाइंट पाया जाएगा यहाँ पास, ठीक है। और ये हो गया, ये ज्वाइंट्स हो गए, ठीक है। देन आपका कौन सा ज्वाइंट बताया, ये आपका हिंज ज्वाइंट। देखिए हिंज ज्वाइंट को भी देख लीजिए, ये आपको घुटना जो होगा और हाथ के बीच में पाया जाता है। जो आपका हैंड होगा, तो देखिए ये ज्वाइंट जो होता है, ये ज्वाइंट ये आपका सुनोवियल ज्वाइंट होता है, ठीक है। सुनोवियल ज्वाइंट में क्या होगा, एक चीज इसको याद करने के लिए, ये सिर्फ एक ही तरफ जा सकता है। जैसे आपका गेट होता है, दरवाजा होता है, एक ही तरफ खुलता है, दोनों तरफ नहीं खुलता। आपको बाहर जाना है या फिर अंदर आना है तो वो एक ही साइड उसको करना पड़ता है। तो समझ लीजिए, इससे आप समझ सकते हैं कि ये आपका कोहनी जो होता है वहां पर जो आपका ज्वाइंट होता है वो हिंज ज्वाइंट होता है, ठीक है। देन आपका जो पाइवोट ज्वाइंट होता है, पाइवोट ज्वाइंट जो गर्दन का ज्वाइंट होता है, गर्दन पे जो ज्वाइंट पाई जाती है वो आपका पाइवोट ज्वाइंट हो, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये जो होता है चारों तरफ हल्का हल्का घूम जाता है, ठीक है। जो पाइवोट ज्वाइंट होता है हल्का हल्का सा घूमता है, ठीक है। अगर ऊपर नीचे भी खींचेंगे तो भी थोड़ा सा हल्का, आप कभी गर्दन को देखिए कोई उठाता है आपका तो हल्का सा उठता है, समझ रहे। तो ये ज्वाइंट आपका क्या होता है, पाइवोट ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। सैडल ज्वाइंट आपका देखिए उंगलियों के बीच में जो ज्वाइंट होता है वो आपका सैडल ज्वाइंट होता है, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या होता है, आपका बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट का ही एक संक्षिप्त रूप होता है, छोटा सा ज्वाइंट होता है। तो ये चीजें आप देख लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट शायद आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक काम कीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन, बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया। तो बीटी बैगन जो होता है वो किसके लिए विकसित किया गया है, वो एक प्रकार के कीट प्रतिरोधक के लिए, ठीक है। कीटों को मारने के लिए इसको विकसित किया गया है, ठीक है। अगर बीटी क्रॉप्स के बारे में कुछ पॉइंट जानना चाहते हैं तो उसके बारे में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बीटी क्रॉप्स होते क्या है, एक देखिए जैव वैज्ञानिक द्वारा ऐसी फसलों को उत्पन्न करना जो कीटनाशकों की आवश्यकता को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। कीटनाशक जो हम अलग से जो छिड़काव करते हैं अपनी फसलों में और भी चीजों में, तो उसकी आवश्यकता नहीं होती है इन बीटी क्रॉप्स में, चाहे बीटी बैगन हो चाहे बीटी कपास हो, इन सब चीजों में, ठीक है। अब देखिए इस चीज और इस पॉइंट में समझने की वाली बात है, जो बीटी प्रोटीन के जीन को जीवाणु से अलग कर पादप कोशिकाओं में निवेशित किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, बीटी जो आपका जैव प्रौद्योगिकी जो होता है आपका बीटी बैगन वैगन जो भी चीजें हैं आपका क्रॉप्स जो होता है, इसमें करते क्या है कि हम बीटी प्रोटीन के जीन को जीवाणु से अलग करके पादप कोशिकाओं में निवेशित कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आपका होगा जब तक आपके पौधे के अंदर रहेगा ये निष्क्रिय होगा, ठीक है। जैसे कोई कीट उट इसको खाने की कोशिश करेगा तो कीट की बॉडी में एक्टिव होगा और उसको मार देता है, ठीक है। बीटी प्रोटीन जो होता है ये एक प्रकार का विष होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का विष होता है जिसे जीवाणु से बनाया जाता है। और इसका जीवाणु का नाम लिख लीजिए, काफी फेमस है। बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस, इसका फुल फॉर्म लिखिए बैसिलस, बैसिलस एग्जाम में आ सकता है इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूँ बैसिलस थूरिन, इसको पूरा लिखिए बैसिलस थूरिन, फुल फॉर्म है बैसिलस थूरिन जिएंसिस, ठीक है। ये एक साथ है जिएंसिस, इस पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है बेटी, ठीक है। इस चीज को समझ गए। देन इसके बारे में एक दो पॉइंट और लिखना चाहते हैं तो आप एक दो पॉइंट्स को और लिख सकते हैं कि अब देखिए जो इस प्रकार का जो हम बनाते हैं कॉम्बिनेशन होता है, इस प्रकार के बने ट्रांसजीव पौधों को जो कीट पीड़ित के प्रति प्रतिरोधकता प्रसिद्ध करते हैं, ठीक है। इसीलिए देखो इस यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो रहा है कीट प्रतिरोध हो रहा है, ठीक है। ऐसी फसलें जो होती है बीटी फसलें कहलाती है। बीटी फसलें में बहुत सारी फसलें आती है, जैसे बीटी कपास हो गया, बीटी तंबाकू हो गया, बीटी धान हो गया, बीटी मक्का, बीटी बैगन आदि। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीटी तंबाकू जो होता है आपका, बीटी तंबाकू, ठीक है, तंबाकू को सर्वप्रथम निर्माण किया। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण जो किया गया था वो सर्वप्रथम किया गया था, निर्माण सबसे पहले किया गया था।
सबसे पहले किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि बीटी तंबाकू का निर्माण जो किया गया था सबसे पहले किया गया। ठीक है, अनुवांशिक के बारे में आपको चीजों को पता ही होगा। ये जो टर्म आप अनुवांशिक लिखा है तो पता होगा, नहीं मैं ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, अनुवांशिक क्या होता है कि सजीवों के वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं। ठीक है, सजीवों के वो लक्षण जो एक पीढ़ी, पीढ़ी का मतलब जनरेशन होता है, से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहलाते। ठीक है, इस प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, जो लक्षण प्रसारित होते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं और इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पास अनुवांशिकता के बारे में एक पॉइंट ये है कि अनुवांशिकता की खोज जो किसी ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ठीक है, अनुवांशिकता की जो खोज की थी, इस पॉइंट को लिख लीजिए, मे भी एग्जाम में आ जाए। सिकता यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, की खोज। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी आपकी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट, सॉरी इतने पॉइंट काफी है आई थिंक। नेक्स्ट में चलेंगे। देखिए, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक है? ठीक है, कौन सा विटामिन ऐसा जो है ह्यूमन बॉडी में जो कि खून का थक्का जमाने में सहायक है? तो फर्स्ट आप यहाँ पास आपका टर्म आया विटामिन। ठीक है, देखिए विटामिन जो होता है आपके शरीर में संश्लेषित नहीं होता, इस चीज को याद रखिएगा। विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, तदापि यानी यद्यपि दो विटामिन ऐसे हैं जो ह्यूमन बॉडी में संश्लेषित होते हैं। ठीक है, दो विटामिन, विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी और विटामिन के जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में संश्लेषित होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। बाकियों को लेने के लिए हम भोजन का इस्तेमाल कर, भोजन के जरिए हम इनको विटामिन को अपने बॉडी में लेते हैं। ठीक है, विटामिन का खोज किसने की थी? ये भी आपका में भी आ सकता है, व्यापम कह रहा हूँ, एमपीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, किस प्रकार के क्वेश्चन दे दे कोई भरोसा नहीं है। तो विटामिन की खोज जो की थी फंक ने की थी, फंक। ठीक है, यहाँ पर लिखिए फंक। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गया। तो ये कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील है, कुछ विटामिन होते हैं वसा में। तो यहाँ पे विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में। तो यहाँ पास लिखिए वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। विटामिन देखिए, इसको याद करने की ट्रिक होती है कीड़ा, KEDA। ठीक है, तो ये चारों विटामिन के नाम ही है, कीड़ा याद रखिएगा, कीड़ा से आप याद रखिएगा। तो ये जो विटामिन वसा में KEDA, ये वसा में घुलनशील है। और वाटर जो होता है पानी में घुलनशील विटामिन जो है, पानी में घुलनशील जो है, इसके अलावा जो विटामिन है वो पानी में घुलनशील है। ठीक है, तो कौन कौन से बचे? आपका विटामिन बी बचा और विटामिन सी बचा। ये दोनों विटामिन आपके वाटर में घुलनशील है। ठीक है, अब इसमें आपके दो चार पॉइंट्स और लिख लीजिए कि ठीक है, तो यहाँ तक ये विटामिन के बारे में हो गया। अब देखिए अपने क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन में है ये कि विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक है। तो खून का थक्का जमाने में जो विटामिन सहायक है वो विटामिन नंबर के है विटामिन। तो एक मिनट, थोड़ा सा पेज एक और ऐड करके आपको थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन दिए दे रहे हैं इसके बारे में, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पास एक मिनट, थोड़ा सा पेन को ठीक है, अब देखिए यहाँ पास कुछ विटामिन लिख लीजिए, में भी आपका आ जाए जरूरी नहीं है। ठीक है, विटामिन, उनके रासायनिक नाम और बीमारी। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपका रतौंधी नामक रोग होता है, रतौंधी। ठीक है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। देन आपका विटामिन बी में बहुत सारे होते हैं, तो विटामिन दो चार बी1 के बी लिख लीजिए, विटामिन बी के बारे में दो चार लिख लीजिए। विटामिन बी1 जैसे होता है, इसका थायमीन हो जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन बी का भी अगर होल बोलते हैं तो उसको थायमीन से ही बोलते हैं। ठीक है,
इससे आपका रोग जो होता है बेरी बेरी रोग हो जाता है, वेरी वेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से। देन आप विटामिन B2 लिख लीजिए, विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम हो जाता है। देन विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, इससे क्या होता है आपकी जो त्वचा होती है ना, कई बार त्वचा देखती फटती है, बहुत क्रैकिंग होती है आपकी त्वचा में, तो त्वचा फटना, त्वचा फटना। और एक और इसमें होता है कि देखिए आपकी आईज जो होती है, आंखें जो होती हैं वो लाल होना, आंखों का लाल होना, ठीक है, यहाँ पास लिख लीजिए, आंखों का लाल होना, लाल होना, ठीक है। अब आप लिखे विटामिन के लिख लीजिए, या फिर आपको सी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। विटामिन सी लाइन से शुरू हो रहा है तो लाइन से। विटामिन सी का जो आपका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, विटामिन सी को जो रासायनिक नाम है एक्सकॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, एक्सकॉर्बिक अम्ल, अम्ल। इसकी कमी से जो रोग होता है इसकी क्या, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, स्कर्वी, ठीक है। देन आपका विटामिन डी आ जाएगा। विटामिन डी जो है इसको, इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और इससे क्या बीमारी क्या होती है, इससे रिकेट होगा, सूखा रोग, बच्चों में ये ज्यादातर बीमारी पाई जाती है, रिकेट्स बच्चों में होता है, रिकेट्स, ठीक है। विटामिन डी के बाद आपका विटामिन ई आ जाएगा और फिर विटामिन के, ठीक है, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ई का आपका रासायनिक नाम हो जाता है टोकोफिरोल, ठीक है, रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है, में भी आपका रासायनिक नाम आ जाए, ठीक है, टोकोफिरोल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जनन शक्ति कम हो जाती है, जनन शक्ति जो है, शक्ति जो है कम, लेस फर्टिलिटी हो जाता है, ठीक है, जनन शक्ति कम, पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। और विटामिन के जो होता है इसका जो रासायनिक नाम आपका हो जाता है फिलोक्विनोन होता है, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन हो जाएगा, ठीक है, क्विनोन। और इसकी कमी से आपको पता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती, रक्त का थक्का, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम, IIFM, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका है भोपाल में। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी भोपाल में। एक क्वेश्चन और बनता है, उसको भी लिख लीजिए कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान, संस्थान, ये आपका कहाँ है, ये आपका देहरादून में है, देहरादून में, ठीक है। तो एक और बात, एमपी जीके की हम क्लास रेगुलर लाने वाले हैं, तो उस चीज को भी आप एमपी जीके का पूरा देख लीजिएगा, मैपिंग की सहायता से कराएंगे, कि ताकि आपको एमपी के जो आपको 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं वो वहां से आपको कवर हो जाए। हम कोशिश करेंगे कि एमपी जीके फुल मैप की सहायता से करें, तो जैसे आपका ज्योग्राफी पोर्शन होता है ये सारा याद होगा, बाकी जो आर्ट एंड कल्चर को भी ज्योग्राफी के माध्यम से करेंगे, मैपिंग के माध्यम से, और थोड़ा ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि जैसे आप जनजातियां हो गई, आर्ट और कल्चर में आप मंदिर हो गया, कला, ये सभी चीजें भी आपके दिमाग में फीड हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। देखिए वह क्षेत्र जो, देखिए वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, तो ये क्षेत्र आपका क्या होता है, ये होता है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, दो या उससे अधिक, दो या दो से अधिक विविध समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन बोलते हैं। इकोटोन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं संक्रमिका, संक्रमिका, ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा अगर हिंदी में आ जाए, ठीक है, इसको संक्रमिका भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर इकोटोन का देखना है तो एग्जाम्पल में आप देख सकते घास स्थल या फिर वन क्षेत्र, घास स्थल और वन क्षेत्र, ठीक है, और वन क्षेत्र, ये आपका हो जाता है इकोटोन का एग्जाम्पल, ठीक है। दो
पारस्परिक तंतुओं के मध्य सीमा रेखा तो संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है इकोटोन, इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रमिका। ठीक है, अब देखिए इकोस्फीयर, इकोस्फीयर देखो ये जो है टर्म्स है ना, ये बायोस्फीयर ही है। ठीक है, बायोस्फीयर ही बोलते हैं इसको, बायोस्फीयर को ही इकोस्फीयर बोलते हैं, हिंदी में इसको जैव मंडल बोलते हैं। ठीक है, जैव मंडल के बारे में भी थोड़ा सा एक दो पॉइंट लिख लीजिए, ज्यादा तो बताने का टाइम नहीं है पर एक दो पॉइंट लिखिए। ठीक है, जैव मंडल में क्या होता है कि पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा उसके आसपास का पर्यावरण जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है, ये आपका जैव मंडल कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, इसमें समस्त होते हैं, जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक में तो आपको पता ही तापमान, आर्द्रता, जल प्रकाश ये सब आ जाता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिए एग्जाम्पल में एक चीज, पहले एग्जाम्पल में जाने से पहले एक चीज और लिखे, इसमें तीनों चीज आ जाती है। ठीक है, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। वायुमंडल, जलमंडल और आपका स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से इस बायोस्फीयर टर्म्स को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पास एक मिनट थोड़ा हेडिंग समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिए यहाँ पास ये एक बायोस्फीयर तंत्र दिया हुआ। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल में आप देखिए हमारे पास ये पेड़ है। ठीक है, अब पेड़ जो है, पेड़ को जो है इसको जीवन यापन मतलब ग्रोथिंग करने के लिए हर चीज की जरूरत होगी। जैसे एयर की जरूरत पड़ी तो यहाँ एटमॉस्फेयर हो गया, वाटर की जरूरत पड़ेगी आपको तो ये हाइड्रोस्फीयर हो गया, देन आपको लिथोस्फीयर यानी कि मिट्टी की भी जरूरत होगी तो यहाँ से आपका जीव मिट्टी से लेगा वाटर, और इसकी तरफ प्रकाश संश्लेषण, इन सब चीजों के किससे ये आपका अपना जीवन यापन करेगा। यही अगर आप ह्यूमन बॉडी या फिर किसी जानवर की बात करेंगे तो देखिए जानवर है या ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में देखिए अगर पारिस्थितिक तंत्र में हमें सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होगी, एटमॉस्फेयर की, ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो एटमॉस्फेयर टर्म्स आ जाएगा। हमें जीने के लिए एटमॉस्फेयर हो गया, पानी वानी भी पीते हैं, खाना वाना भी खाते हैं तो ये हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया। और देखिए फूड वूड के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, मिट्टी होगी, मिट्टी में ही तो हमारा क्या होगा, फसलें उगेंगी, वहीं से तो फूड आएगा हमारे लिए। तो ये इस चीज का एग्जाम, ऐसे ही आप हर प्राणी के लिए यहाँ पास देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा बायोस्फीयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई थिंक इससे आप थोड़ा सा आसानी से समझ सके होंगे। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक चीज और देखिए, अब क्या है कि हमने जो क्वेश्चंस को 25-25 क्वेश्चन के पार्ट में डिवाइड किया है। अब जो 2022 का है ना, 25-25 चार पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि ज्यादा टाइम भी ना लगे और आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तृप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट की बात चल रही है। ठीक है, हॉट स्पॉट की बात चल रही है तो यहाँ पास आपका पूछा गया है भारत से। ठीक है, भारत के हॉट स्पॉट। ठीक है, ठीक है, हॉट स्पॉट टर्म जो है ये 1988 में, हॉट स्पॉट टर्म जो है 1988 में, 1988 में नॉर्मन मायर ने दिया था। किसने दिया था, 1988 में नॉर्मन मायर ने दिया था। ठीक है, मायर्स ने दिया था इस टर्म्स को, हॉट स्पॉट टर्म्स को 1988 में नॉर्मन मायर्स ने दिया था। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, मे भी आपका क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी जैव विविधता में हॉट स्पॉट क्या होता है। ठीक है, हॉट स्पॉट के दो मापदंड होते हैं। ठीक है, इसके मापदंड लिखिए, हॉट स्पॉट में मापदंड बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला मापदंड ये होता है कि इस क्षेत्र में जो भी हम कहेंगे कि ये हमारा हॉट स्पॉट एरिया है, इस क्षेत्र में कम से कम आपका 1500 से अधिक स्थानीय संवहनी पौधों की प्रजातियां होना चाहिए। ठीक है, इस क्षेत्र में आपकी 1500 ठीक से अधिक, ठीक है, 1500 से अधिक आपकी स्थानीय यानी कि उसी एरिया में होगी जो और कहीं नहीं पाई जा रही हो, स्थानीय, ठीक है, स्थानीय संवहनीय पौधों की प्रजातियां। ठीक है, पौधों की प्रजातियां। देन सेकेंड इसका जो मापदंड होता है
कि इसकी 70% से अधिक, ठीक है, 70% से अधिक प्राथमिक वनस्पति जो होगी वो नष्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। 70% से अधिक जो वनस्पति है इसकी, जो इसी एरिया में पाई गई थी, वो नष्ट हो चुकी हो, ठीक है, समझ गए। वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हो, नष्ट हो चुकी हूँ, इस चीज को याद रखिए कि हो चुकी हूँ, ठीक है। तो ये आपका हॉट स्पॉट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए भारत में कितने हॉट स्पॉट है, इस चीज को भी देखिए। भारत में आपके 4 हॉट स्पॉट है, यहाँ पर मैप में देख लीजिए 4 हॉट स्पॉट है। पहला आपका हिमालयन हो जाएगा, हिमालयन क्षेत्र है, ये हिमालय क्षेत्र है, ये आपका हिमालय क्षेत्र में आ जाएगा। देन आपका हॉट स्पॉट आ जाएगा, ये आपका है ये वाला इंडो बर्मा रीजन है, ठीक है, इंडो बर्मा रीजन, यहाँ पास लिखिए इंडो बर्मा रीजन। देन आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये आपका वेस्टर्न घाट ये आ जाएगा, ये आपका वेस्टर्न घाट है। देन आपका सुंडालैंड यानी कि सुंडालैंड, ठीक है, ये आपका सुंडालैंड। चौथा आपका जो आता है ये वाला एरिया जो है वो आपका सुंडालैंड एरिया में आ जाता है, ठीक है, अंडमान निकोबार में। तो ये भारत में 4 हॉट स्पॉट है, इस चीज को भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में आ जाए। देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन है वायु की गति का मापन। वायु की गति का मापन किस यंत्र के द्वारा होता है? तो ये आपका होता है एनीमोमीटर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड को एनीमोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। यही आपका देखिए बैरोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब, ठीक है, इसके द्वारा आपको वायु दाब मापा जाता है। देन हाइग्रोमीटर क्या होता है? ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं? ह्यूमिडिटी यानी कि वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है, आर्द्रता को। देन अब देखिए थर्मामीटर का क्या, न्यूनतम अधिकतम। थर्मामीटर क्या करता है? आपको टेम्परेचर को मेजर करता है, टेम्परेचर को, तापमान को मेजर करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रदूषक मनुष्यों में इटाई रोग, ठीक है, इटाई, ये अभी क्वेश्चन आपके साइंस और एनवायरनमेंट के चल रहे हैं। अभी देखिए 8 क्वेश्चन तक हो गए, साइंस एनवायरनमेंट आ रहा है, ठीक है। इटाई रोग किससे होता है? देखिए अगर पारे की बात किया जाए तो पारे से कौन सा रोग होता है? ये आपका हृदय रोग हो सकता है, त्वचा संबंधित रोग और दिमागी रोग। 3 ऐसे रोग आपके हो सकते हैं। हृदय रोग लिख लीजिए, हृदय रोग, तो दिमागी रोग माइंड का हो सकता है, दिमागी रोग हो सकता है, और इससे त्वचा का हो सकता है। कैडमियम, देखिए कैडमियम जो होगा इससे आपका क्या हो? इटाई रोग, कैडमियम की जो कमी होती है उससे इटाई होगा। देन आर्सेनिक, आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है? आर्सेनिक से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है ब्लैक फुट डिजीज, ठीक है, ब्लैक फुट बहुत एग्जाम में आता है, इससे बोलते हैं ब्लैक फुट डिजीज, ठीक है, ब्लैक फुट डिजीज इसको बोलते हैं। डिजीज किसकी कमी से होता है? ये आपका आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। नाइट्रेट प्रदूषण से क्या होता है? नाइट्रेट में यदि देखिए आपके ब्लड जो होता है उसमें यदि नाइट्रेट अधिक होगा, इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो क्या होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी हो जाती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी, ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है आपकी नाइट्रेट की अधिकता से, ठीक है। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फलों के लिए, देखिए यहाँ पर फल उत्पादन के लिए आप एफपीओ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एफपीओ जो होगा आपका मार्क हाल मार्क है तो मार्क होगा जो आपको खाद्यों के लिए होगा। आईएसआई मार्क जो होता है भारत में समस्त चीजों के लिए आईएसआई मार्क होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा ये हॉल मार्क जारी किया जाता है। इसके प्रोडक्ट देखना चाहते जैसे कुकर हो गया, एलपीजी सिलेंडर हो गया, बिजली के उपकरण हो गया, पानी हो गया, बैटरी हो गया, डिफरेंट चीजों में आपका आईएसआई मार्क्स बन के आएगा। ये देखिए बीडब्ल्यू मार्क्स जो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में, यहाँ पास लिखिए हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जैसे अप्लियंस यानी कि जैसे एयर कंडीशन हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इन सब चीजों में एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन, ठीक है, इन सब चीजों में आपका बी। हॉलमार्क जो होता है, हॉलमार्क का प्रयोग कहाँ करते हैं?
ये अब आभूषण वाली चीजों में आपका जो कोई भी आभूषण होगा, सोना हो गया उन सब चीजों में आपका आभूषण में आपका होगा हॉलमार्क का प्रयोग। देखिए इनके थोड़ा सा आप देख लीजिए, देखिए जो आपका ISMI मार्क जो होता है ऐसा बना होता है, ये आपका ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडियन स्टैंडर्ड है, और ये FBO फलो वाले में, ठीक है। देखिए आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? आयुष का संक्षिप्त रूप होता है, तो यहाँ पर एक चीज और समझ में आ रही है, शॉर्ट फॉर्म से भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, किसके शॉर्ट फॉर्म क्या है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी, ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा वो सही होगा, ठीक है। देन भारत में कोयले का सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? कोयला उत्पादन में फर्स्ट स्थान किसका है भारत में? भारत में पहला स्थान है कोयला उत्पादन की अगर बात की जाए तो ये आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। उत्पादन की बात चल रही है, ठीक है, उत्पादन, कोयला उत्पादन फर्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। सेकेंड राज्य आपका होता है उड़ीसा है, उड़ीसा। थर्ड राज्य है आपका झारखंड, और कोयला उत्पादन में फोर्थ राज्य जो होगा आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन नंबर सी होगा। मध्य प्रदेश लगभग 7% से एवं कोयला का उत्पादन करता है, ठीक है। ये तो आपका हो गया उत्पादन। रिजर्व की बात करेगा, रिजर्व जो है सर्वाधिक रिजर्व किस राज्य के पास में, यानी कि उसका भंडारण जो है सर्वाधिक भंडारण किसके पास है, ये आपका झारखंड है। झारखंड राज्य के पास सर्वाधिक भंडारण है कोयले का, ठीक है। उत्पादन छत्तीसगढ़ है और रिजर्व जो है भंडारण आपका झारखंड है। निम्न में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कपास और केले के लिए आपका कौन सा जिला है? बुरहानपुर जिला है, ठीक है, बुरहानपुर जिला है आपका कपास के लिए। मंदसौर जिला जो है आपका है अफीम के लिए बहुत फेमस है, अफीम के लिए मंदसौर जिला बहुत फेमस है। और यहाँ लहसुन भी होती है, अफीम और लहसुन के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देन अगर जानना चाहते हैं आम, देखिए आम के लिए एग्जाम पे पूछा जाता है, आम सब आपका जबलपुर, जबलपुर में आम काफी फेमस है, और रीवा, ठीक है, जबलपुर और रीवा में। देन आंवला उत्पादन जिला जो है आपका सर्वाधिक आंवला उत्पादन होता है आपका पन्ना जिले में, पन्ना जिला सॉरी। अंगूर का जो उत्पादन होता है सर्वाधिक आपका रतलाम, अंगूर जिला जो आपका रतलाम हो जाता है। चावल बालाघाट है, चावल आपका बालाघाट। देन आपका गेहूं, देखिए गेहूं भी इंपॉर्टेंट है, गेहूं उत्पादन में आपका होशंगाबाद है, होशंगाबाद नर्मदापुरम इसको कहते हैं, ठीक है। गेहूं में क्या हो गया, होशंगाबाद नर्मदापुरम। एंड सरसों में मुरैना, सरसों उत्पादन में आपका जिला है कौन सा, मुरैना जिला सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। देन अगर एक दो चीज और लिखना, लहसुन, लहसुन आपको हो गया। कपास उत्पादन में लिख लीजिए खरगोन, आप लिख लीजिए जगह नहीं, कपास के लिए खरगोन, और कॉफी में बैतूल और मंडला जिले हैं। देन नेक्स्ट में मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें 1000 रुपए दिए जाते थे, ठीक है। देन निम्न में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल, खुटिया पटेल के रूप में संबोधित करते हैं? तो ये आपका सहारिया जनजाति है, ठीक है, सहारिया जनजाति है, इसको खुटिया पटेल के नाम से संबोधित है। और सहरिया जनजाति आपके मध्य प्रदेश के नॉर्थन एरिया में पाई जाती है, ठीक है। उत्तरी जिलों में जैसे आपका श्योपुर हो गया, श्योपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, श्योपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, शिवपुरी हो गया, शिवपुरी, इन जिलों में आपका ये जो सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति के बारे में एक पॉइंट और लिखिए, ये आपकी सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, ठीक है, ये आपकी जनजाति है। अब थोड़ा वीडियो को स्पीड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपकी 34 मिनट की हो गई है, अगर और एक्सप्लेन करेंगे डीपली तो मुझे लगता है 1 घंटे की हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा स्पीड अप पे कर रहे हैं, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कौन सा है? डिंडोरी जिला। डिंडोरी जिला जो है मध्य प्रदेश का सबसे कम घनत्व वाला जिला हो जाता है, ठीक है।
अलीराजपुर जो है इसकी साक्षरता सबसे कम है, साक्षरता सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है। और अलीराजपुर जिला जो है आपका मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है, ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है, पश्चिमी जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला। निवाड़ी की अगर बात की जाए तो निवाड़ी जिला जो है ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा, देखिए क्षेत्रफल में सबसे छोटा है और जनसंख्या में सबसे कम है। क्षेत्रफल में छोटा, सबसे छोटा बोलेंगे, और जनसंख्या में सबसे कम, ठीक है, सबसे कम है। इस 2 पॉइंट को आप याद रखिए, सबसे छोटा। ओके, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल आपकी कौन सी है? सुश्री सरला गर्ग। तो देखिए हमने एक वीडियो मध्य प्रदेश जीके की स्टैटिक जी को जो 1 लाइन क्वेश्चन है उसकी ऑलरेडी बना चुके हैं, तो वहां पास आप जाके देख सकते हैं, आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाएंगे। देखिए मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित करने के लिए आपकी जो संख्या होगी गांव की, न्यूनतम आपकी होती है 1000। यदि 1000 से कम आपकी जनसंख्या है तो 1-2 गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत घोषित कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार फर्स्ट बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? फर्स्ट टाइम से आपका लगा था 1975 से लेकर आपका लगा था 1977 तक। और इस समय सीएम आपके कौन थे? सीएम लिख लीजिए, सीएम भी इंपॉर्टेंट है। इसमें श्यामा चरण शुक्ल थे, श्यामा चरण शुक्ल जी जो थे आपके सीएम थे। दूसरी बार जो मध्य प्रदेश में आपका राष्ट्रपति शासन लगा था ये 1980 में लगा था, ठीक है, 1980 में। और इस समय मध्य प्रदेश के सीएम जो थे सुंदरलाल पटवा, सुंदरलाल पटवा जी थे, ठीक है। और थर्ड बार भी इन्हीं के ही शासन में लगा था, ठीक है। थर्ड बार जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा था 1990 से 1992 तक, ठीक है। और इस समय भी आपके सुंदरलाल पटवा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? इसमें से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि अनुपस्थित है तो इनमें से कौन होगा जो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो ये आप होगा मुख्यमंत्री द्वारा नामित निर्दिष्ट मंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट मंत्री। मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री है पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, ठीक है। देन राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य का जो मानवाधिकार आयोग जो होगा उसके सदस्य की नियुक्ति होती, राज्य जो गठित समिति होती है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता आपको करता है सीएम करते हैं, मुख्यमंत्री जी करते हैं। देन है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते? कितने अशासकीय सदस्य होते? तो ये आपके 5 अशासकीय सदस्य हो सकते हैं। देन देखिए राष्ट्रीय मानव आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण करना है, ठीक है। ये कथन दिए है, मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। तो इसके जो दोनों ऑप्शन है वो दोनों करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड। तो यहाँ पास देखिए ये आपका देखिए कथन ए और कथन 2 सही व्याख्या करता, तो ये सही हो जाएगा। देखिए एक और चीज प्रॉब्लम है, तो इसमें दोनों ऑप्शन माने जाएंगे सी और डी को, ठीक है। दोनों कथन सत्य है तो सी और डी इसके दोनों ऑप्शन माने जाएंगे, ठीक है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये आपका अनुच्छेद हो जाए 315 में है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों कहाँ निर्दिष्ट, ठीक है।
जो आपका भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इसकी जो सैलरी है वो किस अनुसूची में दी गई है? तो पहली अनुसूची जो है कि भारत के राज्य और संघ शासित राज्यों के बारे में बोलता है। 28 भारत के राज्य और 8 संघ शासित राज्य हैं। देन सेकंड जो आपका अनुसूची है, दूसरी अनुसूची, ये वेतन और भत्तों के बारे में है। वेतन, भत्ते और पेंशन, इन तीनों के बारे में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। थर्ड सूची जो है आपकी अनुसूची जो है वो क्या बताती है? शपथ के बारे में बताती है, शपथ लेने के बारे में। ठीक है, और फोर्थ अनुसूची क्या है कि राज्यसभा में राज्यों और संघीय क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि का के बारे में बताता है कि राज्यसभा में इनके राज्यों और जो संघ शासित राज्य होंगे इनके प्रतिनिधि के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम 25 और करेंगे। ऐसे करके आपके जो 2022 का जो पेपर होगा 4 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 4 में डिवाइड है। ठीक है, ऐसे ही आप 21 का भी 4 पार्ट यानी कि 12 लेक्चर में आपका टोटल 12 लेक्चर में आपका 2021, 22 और सॉरी यहाँ पर 20 इन तीनों के पेपर का सोल्यूशन हम करा देंगे। ठीक है, एमपीजीके की ऑलरेडी हमारी क्लास 1 करा चुके हैं और रेगुलर बेस में करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक क्लास पर डे रेगुलर बेस में एमपीजीके, वो भी इम्पोर्टेंट, अननेसेसरी डेटा नहीं कराएंगे क्योंकि एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं है, 2 महीने ही है। अब इस समय आपका देखिए सितंबर खत्म, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने मान के चलिएगा। तो आप अभी से अच्छे से लग जाइए, इन सब चीज़ों को एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा कि अगर हम थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा आपका सपोर्ट की जरूरत है, तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू।